Good morning, dear students. Welcome to this very first lecture on ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो पेपर हैं उसका सेक्शन सी है स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो आपके लिए जो स्पेक्ट्रोस्कोपी है दैट इज़ अ वेरी न्यू टर्म और एक तरह से एक नया कंसेप्ट है आपके लिए। तो आप इस लेक्चर को ध्यान से सुने, बार बार देखें जब तक कि आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती, समझ नहीं आ जाती। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ कि क्या आप पैरासीटामोल जो कि टैबलेट होती है, आपको पता ही होगा, फीवर जब आता है तो उसके लिए आप खाते हैं, तो उसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है C8H9NO2, इसका स्ट्रक्चर बना सकते हैं? ये क्या आप बता सकते हैं कि पैरासीटामोल जो टैबलेट है उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर क्या होता है? द आंसर इज दिस दिस इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ पैरासीटामोल। OH फंक्शनल ग्रुप है, CO फंक्शनल ग्रुप है, अमाइड फंक्शनल ग्रुप है इसमें। इसी तरह से डिस्प्रिन, ये भी एक मेडिसिन है, आप खाते होंगे जब कभी बीमार होते हैं, तो इसका आप मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बता सकते हैं? दिस इज द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ डिस्प्रिन। तो इसी तरह से और भी बहुत सारे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, जैसे कि हीमोग्लोबिन है, ब्लड में होता है। तो ब्लड में जो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल है, हीम, उसका ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है। आप देख सकते हैं इट इज़ क्वाइट कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर। तो इन स्ट्रक्चर्स को देखने के बाद शायद आपके मन में एक क्वेश्चन उठता होगा कि आखिर कैसे केमिस्ट को ये पता चलता है, या केमिस्ट्री के जो रिसर्चर्स हैं उनको पता चलता है कि हीमोग्लोबिन का ये स्ट्रक्चर है या एस्पिरिन का ये स्ट्रक्चर है, किस तरह से इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ किया जाता है? क्योंकि ऑब्वियसली सबसे पहले किसी न किसी ने तो स्ट्रक्चर ड्रॉ किया होगा। सो हाउ डू द केमिस्ट असर्टेन द स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल? क्योंकि कोई भी कंपाउंड है, आप देख सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड कोई भी लैब में भी आपने देखा होगा, दैट इज जस्ट ए पाउडर फॉर्म में होता है या लिक्विड फॉर्म में होता है। तो उसको देख के तो स्ट्रक्चर नहीं पता चल सकता, ऑब्वियसली उसके लिए कोई ना कोई टेक्निक होगी। जिसने भी फर्स्ट टाइम कोई कंपाउंड सिंथेसाइज किया होगा वो सॉलिड फॉर्म में आया होगा या लिक्विड फॉर्म में आया होगा। तो उसका स्ट्रक्चर जो है वो किस तरह से उसने बनाया होगा कि ये स्ट्रक्चर इसका होगा, या इस तरह से मॉलिक्यूल एटम्स जो हैं, कार्बन एटम, हाइड्रोजन एटम, ऑक्सीजन, इस तरह से जुड़े होंगे आपस में और ये स्ट्रक्चर होगा। सो द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज़ करके ही हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर जो है पता कर सकते हैं कि उसका स्ट्रक्चर किस तरह का होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपीज़ होती हैं। UV विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी है, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी है। देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपीज़। तो उन सारी स्पेक्ट्रोस्कोपीज से हमें जो डाटा मिलता है उसको एनालाइज करके हम किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर सकते हैं। सो स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ ए वेरी इंटरेस्टिंग फील्ड, बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है ये, और आप इसको थोड़ा इंटरेस्ट से समझने की कोशिश करिए। जब आपको एक बार समझ आ जाएगी देन यू फील वेरी इंटरेस्टिंग। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती क्या है? देखिए, इट इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस कंसर्न विद द इन्वेस्टिगेशन एंड मेजरमेंट ऑफ स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस्ड। एक स्पेक्ट्रा मीन्स एक स्पेक्ट्रा हमें मिलता है, एक ग्राफ की फॉर्म में एक डाटा होता है, उसको हम स्पेक्ट्रा बोलते हैं। वो हमें मिलता है, कब मिलता है? व्हेन मैटर इंटरेक्ट्स विद और इमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, या जिसको हम लाइट भी बोल सकते हैं इन सिंपल वे, तो लाइट और मैटर या सब्सटेंस की इंटरेक्शन होती है और उससे जो हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको जब हम एनालाइज करते हैं दैट इज़ द स्पेक्ट्रोस्कोपी। सो
स्पेक्ट्रोस्कोपी इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ मैटर विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ से ये लाइट फॉल कर रही है सब्सटेंस के ऊपर, और उसको जब हम एनालाइज कर रहे हैं, ठीक है, इट इज़ जस्ट सिंबॉलिक है, ऐसे लेंस से नहीं देखते हम, बट इट इज़ जस्ट सिंबलाइज किया हो गया है। तो हमें क्या होता है, उस स्ट्रक्चर, उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर हमें पता चलता है। ठीक, सो यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम बात करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस एंड मैटर या सब्सटेंस या ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस पड़ेंगी तो उससे जो इन्फॉर्मेशन हमें मिलेगी उसकी स्टडी को स्पेक्ट्रोस्कोपी हम बोलते हैं। ओके, नाउ स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसको समझने से पहले हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को समझते हैं कि ये होती क्या है, किस तरह की होती हैं, और ये जब इंटरेक्ट करेंगी किसी कंपाउंड के साथ तो किस तरह से हम उसको स्टडी करेंगे। ओके, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो हैं, दिस आर द रेडिएशंस। ठीक है, रेडिएशन जैसे आपको पता ही है, आजकल हर एक जगह रेडिएशन ही है। मोबाइल फ़ोन में रेडिएशंस है, ब्लूटूथ में रेडिएशंस है, टीवी में रेडिएशन है, हर एक जगह पे। सो दैट इज़ द रेडिएशन। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैन बी डिफाइंड एज द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी टेक्स प्लेस इन द फॉर्म ऑफ लाइट और अदर रेडिएशंस। ठीक है, जो एनर्जी है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र होती है, दैट इज़ लाइट की फॉर्म में होती है, जैसे सन से हमारे तक एनर्जी आ रही है और लाइट की फॉर्म में आ रही है, या और किसी रेडिएशन की फॉर्म में आ रही है। तो उन रेडिएशन को बोलते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस उनको क्यों बोलते हैं, बिकॉज दे कंसिस्ट ऑफ ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसमें ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड होती है और मैग्नेटिक फील्ड होती हैं, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन। जिस साइड को जा रही हैं, प्रोपेगेशन हो रही है उनकी, उस डायरेक्शन को भी वो परपेंडिकुलर होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दैट इज़ EMR इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, एक तरह से एनर्जी की ही फॉर्म है। तो इस डायग्राम में जैसे आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ को है और मैग्नेटिक फील्ड इस साइड को है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो ऊपर की साइड को जो वाइब्रेशंस हो रही हैं, ऑसिलेशंस हो रही हैं, या नीचे की साइड को जो ऑसिलेशन हो रही हैं, रेड में जो दिखाई गई है, दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑसिलेशंस हैं। उसी तरह से इस डायरेक्शन में जो ब्लू कलर में ऑसिलेशन दिखाई गई हैं, दे आर मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशंस। तो इसके कारण जो है ये एक तरह से वेव का फॉर्म ले लेती हैं ये रेडिएशंस। इस तरह से देखिए, सो दीज आर वेव जो है मूव कर रही हैं इस तरह से, जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर भी है और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर भी है। ओके, नाउ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। पहली है एनर्जी ऑफ दीज रेडिएशंस, दैट इज़ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो एनर्जी होती है, दैट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। दैट इज़ E is directly proportional to frequency, that is nu। तो जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे H कांस्टेंट आ जाएगा, जिसको प्लैंक्स कांस्टेंट बोलते हैं। उसकी वैल्यू आपको पता ही होगी, 6.625 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। तो E इज इक्वल टू H न्यू। दिस इज द एनर्जी ऑफ 1 फोटोन ऑफ लाइट। ओके, और इसको हम लिख सकते हैं न्यू जो होता है दैट इज़ C/λ होता है, तो ये हो गया E इज इक्वल टू HC/λ। तो H और C जो है कांस्टेंट है, C इज़ द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो E इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। ठीक है, तो वेवलेंथ के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स एनर्जी अगर ज़्यादा होगी तो वेवलेंथ कम होगी, या वेवलेंथ अगर ज़्यादा होगी तो एनर्जी कम होगी। ठीक, तो ये होगी फर्स्ट करेक्टरिस्टिक। सेकेंड है द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर देयर प्रोपेगेशन। तो उनको मूव करने के लिए कोई मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे साउंड वेव्स हैं, इनको मूव करने के लिए मीडियम चाहिए होता है, लेकिन लाइट वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को कोई मीडियम नहीं चाहिए होता है। दिस कैन इवन पास थ्रू वैक्यूम।
जैसे कि सन से जो हमारे तक रेडिएशन आ रही हैं वो इवन बीच में वैक्यूम भी है तो उसके थ्रू भी आ रही है यहाँ तक, तो उनको कोई मीडियम नहीं चाहिए। और थर्ड, दे ट्रेवल विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट, तो उनकी जो वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की दैट इज़ इक्वल टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट, दैट इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये होगी इनकी मेन करेक्टरिस्टिक्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। नाउ इनमें जो हमने टर्म यूज़ की फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ एक्सेट्रा, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एक्सप्लेन करने के लिए हमें कुछ टर्म्स की ज़रूरत पड़ती है, और वो टर्म्स है, सबसे पहला है वेवलेंथ। ठीक है, किसी भी रेडिएशन की जो करेक्टरिस्टिक होती है उसकी वेवलेंथ होती है। तो वेवलेंथ क्या होती है एक्चुअली, देखिए ये वेव की फॉर्म में कोई भी रेडिएशन जा रही है, तो जो ऊपर की तरफ को होती है ये होता है क्रेस्ट, और नीचे को जो होता है दैट इज ट्रफ। ठीक है, तो क्रेस्ट से क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या ट्रफ से ट्रफ के बीच का डिस्टेंस कंसेक्यूटिव। ठीक है, तो इस डिस्टेंस को बोलते हैं हम वेवलेंथ। ओके, तो वेवलेंथ की डेफिनेशन क्या हुई, इट इज़ द डिस्टेंस बिटवीन द क्रेस्ट टू एडजेसेंट क्रेस्ट और टू एडजेसेंट ट्रफ। डिस्टेंस बराबर ही होगा, ये भी और ये भी। ठीक है, सो दैट इज़ नोन एज वेवलेंथ। तो वेवलेंथ के जो यूनिट होते हैं दे कैन बी सेंटीमीटर, दे कैन बी मीटर, दे कैन बी मिलीमीटर, माइक्रोमीटर, नैनोमीटर या एंगस्ट्रॉम भी हो सकते हैं। ठीक है, डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस है तो डिस्टेंस के जो यूनिट होंगे, अब क्योंकि ये बहुत स्मॉल डिस्टेंस है, क्योंकि लाइट की वेव बहुत छोटी होती है, इसका डिस्टेंस बहुत ही स्मॉलर होता है, तो इसलिए जनरली हम इसको वेरी स्मॉल यूनिट्स में एक्सप्लेन करते हैं, नैनोमीटर, दैट इज़ 1 नैनोमीटर इज 10⁻⁹ मीटर, या एंगस्ट्रॉम में भी कर सकते हैं हम, 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 10 एंगस्ट्रॉम। एंगस्ट्रॉम आपको होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है 1 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो ये इसके यूनिट्स हैं। सेकेंड टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है एक्चुअली, फ्रीक्वेंसी इज द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग अक्रॉस अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर 1 सेकेंड में कितनी वेव क्रॉस कर सकती हैं, दैट इज़ कॉल्ड फ्रीक्वेंसी, उस वेव की फ्रीक्वेंसी। यूनिट साइंस के साइकिल पर सेकेंड, CPS या हर्स, HZ लिखते हैं उसको, हर्स। तो वेव जैसे मूव करेगी, फ्रीक्वेंसी जो है न्यू इज इक्वल टू C/λ। दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ। C इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, सो म्यू इज इक्वल टू C/λ। तो यहाँ से C क्या हुआ, C इज इक्वल टू म्यू इंटू लैम्डा। तो इस तरह से आप इनका रिलेशनशिप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब फ्रीक्वेंसी हम देखिए कैसे फाइंड आउट करेंगे। दिस इज़ अ वेव जो कि मूव कर रही है, तो हमने यहाँ पे देखना है कि 1 सेकंड में यहाँ से कितनी वेव्स पास की। वेव्स मतलब यहाँ से देखिए ये कंप्लीट वेव है जो ग्रीन में दे रखी है, तो वैसे ही नेक्स्ट वेव है। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर जो है छोटी वेव है, इसकी वेवलेंथ स्मॉल है, और नीचे जो एक बड़ी वेव है जिसकी वेवलेंथ है लार्ज है। तो 1 सेकंड में जैसे देखिए ये एक ही वेव क्रॉस हुई, नीचे वाली जो है एक ही वेव क्रॉस हो पा रही है इस पॉइंट से, लेकिन ऊपर जो है 3-4 वेव्स क्रॉस करी जा रही हैं। तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो वेवलेंथ के ऊपर भी डिपेंड करती है। अगर वेवलेंथ स्मॉलर होगी तो फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी क्योंकि नंबर ऑफ वेव्स ज़्यादा होंगी, और अगर वेवलेंथ ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी जो है कम होगी। दे आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ओके, देन नेक्स्ट इज द वेव नंबर। वेव नंबर इज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेवलेंथ 1/λ, and it represent the number of waves in 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस। 1 सेंटीमीटर डिस्टेंस में कितनी वेव्स हैं उसको बोलेंगे हम वेव नंबर। इसके यूनिट होते हैं सेंटीमीटर इनवर्स। सो वेव नंबर न्यू बार से इसको डिनोट करते हैं हम, न्यू बार। न्यू जो है फ्रीक्वेंसी होती है और न्यू बार जो है वेव नंबर होता है। न्यू बार इज़ 1/λ। ठीक है, और लैम्डा आपको पता है
जैसे हमने पहले पढ़ा सी अपॉन न्यू, तो यहाँ पे अगर सी अपॉन न्यू लिखेंगे तो हो जाएगा न्यू अपॉन सी। ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आप, ये है 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। तो 2 सेंटीमीटर में 4 वेव्स हैं, क्योंकि देखिए यहाँ से यहाँ तक एक कंप्लीट हो गई वेव, इसके बाद यहाँ से फिर से चली और यहाँ तक दूसरी वेव। एक वेव में एक क्रेस्ट और एक ट्रफ होता है, ठीक है, एक ऊपर को और दूसरा नीचे को, यहाँ तक एक वेव कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद एक सेकेंड वेव स्टार्ट हुई, यहाँ कंप्लीट हो गई, थर्ड वेव स्टार्ट हुई, यहाँ कंप्लीट हो गई, और फोर्थ वेव जो है यहाँ पे हो गई। तो 2 सेंटीमीटर में 4 वेव्स आ रही हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितनी आएंगी? 2 वेव्स आएंगी, ठीक है। तो वेव नंबर क्या हुआ यहाँ पे? 2 हुआ। या जैसे यहाँ पे वेवलेंथ दे रखी है 0.5 सेंटीमीटर, तो 1 अपॉन वेवलेंथ दैट इज़ 1 अपॉन लैम्डा, 1 अपॉन 0.5 इज इक्वल टू 2, 2 सेंटीमीटर इनवर्स जो है इसका वेव नंबर हो गया। तो इस तरह से आप वेव नंबर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, तो ये तो हो गई कुछ चीज़ें जिसके बेस के ऊपर हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को एक्सप्लेन करते हैं। ओके, नाउ अब आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या हुआ? द अरेंजमेंट ऑफ ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, जितनी भी तरह की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उनकी अरेंजमेंट करेंगे हम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, ठीक है। तो उस अरेंजमेंट से जो हमारे पास एक स्पेक्ट्रम बनता है दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ऑब्वियसली वेवलेंथ इंक्रीज करेगी तो एनर्जी डिक्रीज करेगी, बिकॉज ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ लैम्डा। ओके, सो दिस इज द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो जैसे आप देख सकते हैं ऊपर एक बहुत बड़ी सी वेव हमने बना रखी है, यहाँ पे बिल्कुल साथ साथ में है सारी वेव्स, तो इसका मतलब यहाँ पे वेवलेंथ जो है कम है इस साइड, ठीक है। ये नीचे आप देख सकते हैं 10⁻⁻16, 10⁻⁻14, 10⁻⁻12, तो इस साइड जो है वेवलेंथ कम है और आगे जो है वेवलेंथ इंक्रीज़ करती जा रही है, बढ़ती जा रही है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ हमने इनको अरेंज करके रखा है। ओके, तो इस स्पेक्ट्रम में देखिए आपके पास डिफरेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कौन कौन सी हैं। गामा रेज हुई, या कॉस्मिक रेज भी बोलते हैं इनको। एक्स रेज, जो कि हॉस्पिटल में एक्सरे करते हैं आप, वहाँ पे एक्स रेज यूज़ होती हैं। यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज आपको पता है सन से आती हैं। देन विजिबल रेडिएशंस, विजिबल रेडिएशन जो लाइट हमें दिखती है, सनलाइट जो हमें दिख रही है, विजिबल का मतलब भी दिखना होता है, ठीक है। तो जो हमें दिखती है 7 कलर्स उसके, ठीक है, ये होती है विजिबल लाइट। उसके बाद आती है इंफ्रारेड रेडिएशंस, IR रेडिएशंस, ठीक है। उसके बाद माइक्रोवेव रेडिएशंस, देन रेडियो वेव्स, जो कि रेडियो टेलीविज़न का टेलीकास्ट होता है जिन रेडिएशन के थ्रू, देन लॉन्ग रेडियो वेव्स। तो इस तरह से ये हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। अब स्पेक्ट्रोस्कोपी में बेसिकली हम क्या पढ़ेंगे कि इनमें से कोई एक रेडिएशन, जैसे एक्सरे हो गया, यूवी हो गया, या विजिबल हो गया, या IR रेडिएशन, इंफ्रारेड रेडिएशन, वो जब किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के ऊपर पड़ेगी तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या चेंज आएगा और उस चेंज के बेस पे हम कैसे उसका स्ट्रक्चर जो है डिटरमिन कर सकते हैं, वो चीज़ हम बेसिकली स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ते हैं। तो अभी तक हमने लाइट की रेडिएशंस को समझा कि होती क्या हैं, कितनी तरह की होती हैं, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स, लॉन्ग रेडियो वेव्स, ये सारी जो हैं ये रेडिएशंस हैं। इनमें से हमें ये जो विजिबल पोर्शन की लाइट है सिर्फ ये दिखती है, ठीक है, बाकी हमें दिखती नहीं है, लेकिन यूज़ हम सारी करते हैं किसी न किसी इंस्ट्रूमेंट में, किसी न किसी उसमें। सो ये जो है इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि यूवी लाइट की जो वेवलेंथ है दैट इज़ 10⁻⁻8 से लेके 10⁻⁻7 तक इतनी की रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हर एक की वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट है। ओके, नाउ द इंटरेक्शन बिटवीन द लाइट एंड मैटर गिव राइज टू, क्या होता है जब इंटरेक्शन होती है
इस लाइट की किसी भी वेवलेंथ की लाइट हमने डाल दी, जैसे IR डाल दी या UV लाइट किसी सब्सटेंस के ऊपर डाल दी, तो उससे क्या होगा, एक तो उसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक एक्साइटेशन मीन्स इलेक्ट्रॉन जो उसके अंदर हैं दे मूव फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल, एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में चले जाएंगे इलेक्ट्रॉन्स, बाकी उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। दूसरी पॉसिबिलिटी है मॉलिक्यूल रोटेशन या वाइब्रेशन। जो मॉलिक्यूल है वो रोटेट या वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और तीसरी पॉसिबिलिटी है कि एटॉमिक न्यूक्लियस स्पिन ओरिएंटेशन जो है, एटॉमिक न्यूक्लियस जो है वो वन एनर्जी लेवल से अनदर एनर्जी लेवल में चेंज हो जाएगा। तो या तो इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल से दूसरे में जा सकते हैं, एक ये चेंज हो सकता है, या मॉलिक्यूल जो है वो इस तरह से रोटेट करना शुरू कर सकता है या वाइब्रेट करना शुरू कर सकता है। जैसे सपोज HCl है, एक H है दूसरा Cl है, इनके बीच में बॉन्ड है, तो HCl मॉलिक्यूल जैसे ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगा जब उसके ऊपर लाइट पड़ेगी, या वो उसका बॉन्ड जो है इस तरह से खींचना या और कंप्रेस होना शुरू हो जाएगा, वाइब्रेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। मॉलिक्यूलर रोटेशन या वाइब्रेशंस इनको बोलते हैं। रोटेशन मीन्स मॉलिक्यूल रोटेट होना शुरू हो जाएगा जिसके ऊपर हमने लाइट डाली, या वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा। तो हम उसकी इन रोटेशन या वाइब्रेशंस को समझेंगे और उससे उसका स्ट्रक्चर पता करेंगे। न्यूक्लियर स्पिन जो न्यूक्लियस है वो अपनी पोजीशन चेंज कर देगा, मींस एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल में भी जा सकता है। तो बेसिकली ये 3 चेंजेस जो है उस सब्सटेंस में हो सकते हैं। तो ये 3 चेंजेस होने के बाद देखिए क्या होगा, एब्जॉर्प्शन एंड इमिशन। मींस कोई भी सब्सटेंस 2 चीज़ों में से एक कर सकता है या दोनों भी कर सकता है। एब्जॉर्प्शन मीन्स जो लाइट हमने सब्सटेंस के ऊपर डाली उसको एब्जॉर्ब कर लेगा और इस लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चला जाएगा। या क्या होगा कि अगर वो पहले से ही हाई एनर्जी लेवल में है तो वहाँ से लोअर एनर्जी लेवल में आ जाएगा और लाइट इमिट कर देगा, उसको बोलते हैं हम इमिशन, ठीक है। एब्जॉर्प्शन ए ट्रांजिशन फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल विद द ट्रांसफर ऑफ एनर्जी फ्रॉम द रेडिएशन टू द एब्जॉर्बर, एटम, मॉलिक्यूल या कोई भी चीज़ हो सकती है, ओके। इमिशन ट्रांजिशन फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल विद द इमिशन ऑफ द रेडिएशंस, तो उसमें से रेडिएशन जो है इमिट होंगी। तो ये सारी चीज़ें जो है अब ये अभी हमने बेसिक चीज़ें समझी, इसका यूज़ करके आगे हम स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है उसको समझने की कोशिश करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।